गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा बेटा आपको पता है कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर चल रहा है और उसमें हमने ऑलमोस्ट कंप्लीशन कर लिया है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं जो हमें आगे चलकर बहुत काम आने वाले हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि व्हाट डू यू मीन बाय मेटा एसिड। ठीक है, मेटा एसिड क्या होता है। ठीक, देखो, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर is removed from the parent acid, ठीक है। और जनरली ये जो पेरेंट एसिड होता है ना, जनरली द पेरेंट एसिड इज इक एसिड। जनरली जो हमारे पास ये पेरेंट एसिड होता है, ये किस टाइप का होता है, इज इक एसिड। ठीक, देन द रिजल्टिंग एसिड is prefixed with the word meta। ठीक है, क्या मतलब है इसका मैं आपको समझता हूँ, लेकिन इसमें मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताऊंगा, दैट इज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। मैं आपको इसका मतलब भी समझा दूंगा कि इसका क्या मतलब है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि मेटा एसिड बनाने के लिए आपको इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, देखो डिहाइड्रेशन का मतलब तो हो गया ना वाटर का बाहर निकलना, लेकिन इंट्रा का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, कि जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है वो खुद एसिड से ही निकलता है। अब कैसे, देखिए बेटा, इसकी एग्जांपल जो आपके पास आएगी वो आएगी बोरिक एसिड H3BO3। दिस इज बोरिक एसिड इक एसिड है बेटा। ठीक, यहाँ से आप क्या काम करो, एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लो। वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही आप बाहर निकालोगे आपको मिलेगा HBO2। इसका नाम ही होगा बेटा मेटाबोरिक एसिड। क्या नाम होगा, मेटाबोरिक एसिड। ठीक, अच्छा, अब देखो मेटाबोरिक एसिड में जो आपने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला वो कहाँ से निकाला, बोरिक एसिड से ही निकाला। जैसे बेटा आपके पास होगा H3PO4 में से अगर आप वाटर बाहर निकालते हो यू गेट हियर HPO3। H3PO4 का नाम क्या है, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है, फॉस्फोरिक एसिड। तो इस HPO3 का नाम है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब ये हो गई हमारे पास एग्जाम्पल किसकी, मेटा एसिड की। इसके बाद बेटा हमारे पास दूसरे कैटेगरी की जो एसिड्स हैं वो कौन से हैं, दैट इज ऑर्थो एसिड। ठीक है, अब देखो ऑर्थो एसिड किसे कहते हैं, देखो एनी ऑक्सी एसिड विच कैन फॉर्म a meta acid can be prefixed with the word ortho। अब इसका मतलब समझना बेटा क्या है हमारे पास। ठीक, जैसे बेटा मैं आपसे कहूँगा आपके पास है H3BO3। ठीक है, क्या ये अपना एक मेटा एसिड बना सकता है, बिल्कुल। और वो मेटा एसिड क्या है बेटा, HbO2 है कि नहीं। तो ये जो आपने नाम लिखा ना यहाँ पर, जब आपने -H2O किया, ये जो आपने इसमें ये नाम लिखा -H2O करके, बेटा आपने इसका नाम क्या लिखा, बोरिक एसिड लिखा ना। लेकिन इसने मेटाबोरिक एसिड बनाने के बाद क्या अपना मेटाबोरिक एसिड बनाया, यस, इसका मेटाबोरिक एसिड, यस। तो इसीलिए बेटा आप इस बोरिक एसिड का नाम एक और तरीकों से लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस एज ऑर्थोबोरिक एसिड। अगर बेटा आपके पास है H3PO4, तो H3PO4 में से जैसे ही आपने मेटा बना लिया, मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, इट बिकम्स HPO4, नहीं HPO3, इट बिकम्स
HPO3। तो बेटा HPO3 चूँकि मेटाफॉस्फोरिक एसिड है तो इसीलिए आप इसका नाम भी लिख सकते हो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या लिख सकते हो? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। लेकिन अगर आपके पास बेटा यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे आएंगी। अगर बेटा मैं आपसे कहूँगा दिस इज़ H2CO3, दिस इज़ H2SO3, दिस इज़ H2SO4, ठीक है। अब बेटा चेक करो, इसमें से जैसे ही आपने वाटर बाहर निकाला क्या बनेगा बेटा? CO2। बेटा जैसे ही आपने इसमें से वाटर बाहर निकाला क्या बचेगा? SO2। जैसे ही बेटा आपने इसमें से वाटर बाहर निकाला यहाँ बचा SO3। ये जो आपके पास ये प्रोडक्ट्स आए, दीज प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन फॉर्म्ड, ठीक है, क्या इनको हम मेटाफॉस्फोरिक एसिड के मेटा एसिड्स कह सकते हैं? नहीं। तो हम क्या कहेंगे बेटा यहाँ पर? दीज प्रोडक्ट्स डू नॉट क्वालिफाई टू बी ट्रीटेड या फिर मैं कहूँगा टू बी नेम्ड एज मेटा एसिड्स। इनको हम मेटा एसिड्स नहीं कह सकते हैं बेटा। हेंस वी कैन नॉट यूज द प्रीफिक्स ऑर्थो फॉर किस के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हो? फॉर H2CO3 के लिए नहीं कह सकते हो, फॉर H2SO3 नहीं कह सकते हो, इवन फॉर H2SO4 के लिए भी आप नहीं कह सकते हो। मतलब आपके पास कोई ऐसा एसिड नहीं होगा जिसका नाम होगा ऑर्थोकार्बोनिक एसिड, कोई ऐसा एसिड नहीं होगा जो होगा ऑर्थोसल्फ्यूरस एसिड, कोई ऐसा एसिड नहीं है जिसको हम कहेंगे ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये आपको बेटा यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट बेटा हमारे पास तीसरे किस्म का जो एसिड है दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज पायरो एसिड्स, ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज पायरो एसिड्स, ठीक है। अब पायरो एसिड्स क्या होते हैं तो ये भी आप सीख लीजिए बेटा। नाउ whenever two molecules of the parent acid are undergoing intermolecular dehydration। अब बेटा यहाँ पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन नहीं है, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन है, ठीक है। then the acid formed is known as pyro acid of the parent acid। क्या मतलब? ये तो कुछ नया ही लग रहा है। नया नहीं है बेटा इसमें कुछ, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। जब बेटा आप करोगे ना, मान लो आपके पास है ट्वाइस H2SO4, आप इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालो तो बेटा आपके पास बन जाएगा H2S2O7। दिस इज H2S2O7 और आप इसको नाम क्या दोगे? आप इसको नाम दोगे बेटा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम दोगे? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि बना कहाँ से? ये बना ये बेटा कहाँ से बना? ये सल्फ्यूरिक एसिड से। तो दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपने लिए, दोनों में से आपने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला, फिर जो नया प्रोडक्ट बना दैट इज नोन एज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। जैसे बेटा मैं आपको अगर इसका स्ट्रक्चर भी बनाऊं, चेक कीजिएगा, ये आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है। आप एक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड भी ला सकते हैं। तो बेटा ये मैंने लाया दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जैसे ही मैंने ये दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड लाया, मैं यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहा हूँ। अब चेक करना कैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहा हूँ। ये वाटर मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स के मिलने से बन रहा है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल से आ रहा है, ठीक, एक से नहीं निकल, इसीलिए इसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। और आपके पास जो आंसर आएगा दैट आंसर विल बी S डबल बॉन्डेड टू O सिंगल बॉन्डेड टू OH डबल बॉन्डेड टू O सिंगल बॉन्डेड टू O, यहाँ से आपके पास सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ से आपके पास OH और बेटा यहाँ से आपके पास आ जाएगा डबल बॉन्डेड टू O। अगर आप इसका फॉर्मूला चेक करोगे बेटा, फॉर्मूला बन जाएगा H2S2 1 2 3 4 5 6 7, इट इज़ H2S2O7। दिस इज नोन एज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब बेटा अगर ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, यहीं पर इसके लिए लिखा करके रखो कि इसका जो N फैक्टर है, इसका N फैक्टर बेटा 2 है,
इसका एन फैक्टर कितना है, इसका एन फैक्टर 2 है, क्योंकि ये 2 H पॉजिटिव्स लूज कर सकता है, एक तो ये वाला और जैसे ही ये वाला। ठीक, नाउ बेटा अगर मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा बता दूं, यही पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है बेटा, यही पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि बेटा H2S2O7। आप क्या काम करो, यहाँ से दोनों के दोनों H पॉजिटिव्स को बाहर निकालो, तो बेटा बनाना आपके पास S2O7-2, जिसको नाम क्या देंगे बेटा, पायरोसल्फेट आयन। बेटा बिकॉज डू यू रिमेंबर, एक एसिड से जब सारे H पॉजिटिव्स आप बाहर निकालोगे तो 8 आयन साथ में जुड़ जाता है। तो अब आपके पास एक और यहाँ से अगर चाहो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि पायरोसल्फेट आयन में इसकी इन्फॉर्मेशन क्या क्या है बेटा, देयर इज नो सल्फर सल्फर बॉन्ड, सल्फर सल्फर के बीच में कोई भी डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, वो बेटा आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो उल्टा इसमें बॉन्ड कौन सा है, तो इसमें बॉन्ड है बेटा SOS। ठीक है, वो भी चाहो तो वो भी इसकी इंफॉर्मेशन में लिख सकते हो। इट कंटेन्स कौन सा बॉन्ड इसमें है बेटा, इट कंटेन्स SOS बॉन्ड, इट कंटेन्स SOS बॉन्ड। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आगे चलकर थोड़ा अभी और रिपीट हो जाएगी, बट मैं चाहता हूँ जितनी बार ये रिपीट हो जाए आपके लिए उतना अच्छा है। ठीक, अब चलिए बेटा हमने देखा यहाँ पर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसी तरह से बेटा हमारे पास होगा ट्वाइस H2SO3। अब बेटा ये तो सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है, तो सल्फ्यूरस एसिड के आपने कितने ले लिए हैं, 2। तो यहाँ से 2 की कंडेंसेशन करवा के आप वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालोगे, आपको मिल जाएगा H2, बेटा यू विल गेट S2, यू विल गेट O5, H2S2O5। दिस इज नोन एज पायरोसल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। और पायरोसल्फ्यूरस एसिड में भी बेटा अगर आप बाहर निकालना चाहते हो किसी को पायरोसल्फ्यूरस एसिड में से, सो यू कैन ईजिली गेट इट व्हाट, आपको इसका भी एन फैक्टर 2 ही मिल जाएगा, इसका एन फैक्टर भी 2 ही मिल जाएगा। इसका स्ट्रक्चर बेटा यू कैन ईजिली गेट द स्ट्रक्चर H2S2O3। ठीक है, तो बेटा चलिए हम भी इसका बना लेते हैं। सो दिस इज H2S2O3। ठीक है, अब इसी जैसा दूसरा भी बना लीजिए बेटा, तो ये भी आप देखोगे यहाँ पर भी इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अगर आप यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहे हो, सो एक्चुअली यू आर टेकिंग आउट दिस वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको बाहर निकाल लिया बेटा, देन यू गेट S डबल बॉन्डेड टू O, सिंगल बॉन्डेड टू OH, यहाँ से बेटा O, यहाँ से बेटा S, यहाँ से डबल बॉन्ड O, और यहाँ से बेटा आपके पास OH। सो दिस इज H2S2O5। ठीक है, अब इसका एन फैक्टर भी बेटा 2 ही है, तो अगर आप H2S2O5 इसके दोनों H पॉजिटिव्स बेटा बाहर निकाल रहे हो, सो यू गेट S2O5-2। और S2O5-2 इसका बेटा नाम पायरोसल्फ्यूरस एसिड है, तो इसका नाम होगा पायरोसल्फाइट आयन, क्योंकि बेटा किसी भी अस एसिड से सारे अगर आप H पॉजिटिव्स निकालते हो तो आइट आयन जुड़ जाता है, तो पायरोसल्फाइट आयन आपके सामने है। और इस पायरोसल्फाइट आयन में भी कोई भी नो SS बॉन्ड एग्जिस्ट्स, डायरेक्ट सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड नहीं है, किसमें, पायरोसल्फाइट आयन में, इन S2O4-2 आयन, इसमें कोई भी नहीं है। इसमें भी बेटा कौन सा बॉन्ड है, इसमें भी SOS बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, इसमें भी SOS बॉन्ड इज प्रेजेंट, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। ठीक, अब देखो बेटा तीसरा जो हमारे पास इसकी एग्जांपल है, दैट इज अगर हमारे पास ट्वाइस H3PO4 है। ठीक है, यहाँ से बेटा आप क्या काम करो, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल लो, तो आपके पास बच जाएगा H4, देन यू विल हैव P2 एंड देन यू विल हैव O7, H4P2O7। तो बेटा इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम होगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि ये क्या है आपके पास यहाँ से आपके पास फॉस्फोरिक एसिड है। तो फॉस्फोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से जब आपने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला, आपको मिल गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और पायरोफॉस्फोरिक एसिड में भी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिखूंगा कंटेन्स POP बॉन्ड। हालांकि हम बेटा इस पर वापस आएंगे, बट फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें, दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगेन यहाँ पर आप लिख सकते हो बेटा नो PP बॉन्ड, इसमें भी कोई फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड नहीं आता है। ठीक है, हाँ अगर मैं इसका एन फैक्टर बोलूँ बेटा, तो इसका एन फैक्टर भी बेटा 4 ही है। और जैसे ही आपने बेटा इसके एन फैक्टर बाहर निकाले, मतलब H4P2O7, आप इसके चारों H पॉजिटिव्स बेटा जैसे ही बाहर निकालोगे, यू विल गेट P2O7-4। दिस इज नोन एज पायरोफॉस्फेट आयन,
पायरोफॉस्फेट आयन। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट सीरीज जो बेटा हमारे पास है दैट, देखो पहले हमने कौन सा पढ़ा, मेटा, उसके बाद पढ़ा हमने ऑर्थो के बाद पढ़ा पायरो एसिड सीरीज। नेक्स्ट है जो बेटा हमारे पास दैट इज हाइपो एसिड सीरीज, दैट इज हाइपो एसिड सीरीज। ठीक है, ऑल्दो थोड़ा सा हम इसका आइडिया ले ही चुके हैं लेकिन फिर भी आपके लिए रिपीट हो जाएगा। ठीक, when one atom of oxygen is removed from one molecule of parent acid, parent acid। नॉर्मली ये जो पेरेंट एसिड होता है बेटा ये अस एसिड, नॉर्मली, ऑलवेज नहीं, नॉर्मली अस एसिड इज द पेरेंट एसिड। जो हमारे पास अस एसिड होता है ना, यही नॉर्मली हमारे पास क्या बनाता है, पेरेंट एसिड। देन द रिजल्टिंग एसिड, फिर जो आपके पास रिजल्टिंग एसिड होता है बेटा, दैट रिजल्टिंग एसिड इज प्रीफिक्स्ड विद वर्ड हाइपो, प्रीफिक्स्ड विद द वर्ड हाइपो। क्या मतलब बेटा इसका, वो समझ लीजिएगा। अगर मेरे पास कोई भी अस एसिड है, जैसे बेटा मान लो मेरे पास है HClO2, दिस इज नोन एज क्लोरस एसिड। व्हाट इज दिस नोन एज, क्लोरस एसिड। अगर बेटा आप इस क्लोरस एसिड का एक ऑक्सीजन बाहर निकाल लेते हो, व्हाट डू यू गेट हियर HClO, एंड HClO इज नोन एज हाइपोक्लोरस एसिड। तो देखो हमने क्या किया, प्रीफिक्स एक लगा दिया, कौन सा, हाइपो प्रीफिक्स लगा दिया। अगर बेटा मेरे पास है H3PO3, इस H3PO3 में से आप एक ऑक्सीजन बेटा बाहर निकालो, व्हाट डज दिस बिकम, H3PO2। अब H3PO3 क्या है बेटा, H3PO3 इज फॉस्फोरस एसिड। क्या है, फॉस्फोरस एसिड। तो H3PO2 क्या है, दिस इज नॉट पायरो, दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अगर बेटा आपके पास H2S2O7, जिसको आप ओलियम भी कभी कभी कहते हो बेटा, जैसे मान लो आपके पास ये है, ठीक है, इसका निकालो एक ऑक्सीजन, यू गेट हियर H2S2O6। बट व्हाट इज H2S2O7, इट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, है ना। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप इसी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीजन निकाल दोगे तो इट विल बिकम हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी, इट विल बिकम हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक ना। अगर इसी तरीके से बेटा हम देखेंगे, जैसे हमारे पास है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, व्हाट इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड, H4P2O7, दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसी पायरोफॉस्फोरिक एसिड से आप क्या काम करो, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो, यू गेट हियर H4P2O6। लेकिन अब बेटा पायरो हम नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर हम जोड़ेंगे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसका एक और नाम भी बेटा हम बोलते हैं कभी कभी हाइपोडाइफॉस्फोरिक एसिड, ये इसका क्या है, दूसरा नाम भी कभी कभी लिया जाता है। ठीक, अब बेटा यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी है दैट इज इट्स एक्सेप्शन। इसकी एक्सेप्शन बेटा नाम में कहाँ है, दैट इज अगर आपने H2SO3 लिया, क्या लिया, H2SO3, आप बेटा क्या काम करो, इस H2SO3 में से एक ऑक्सीजन को बाहर निकालो, व्हाट डू यू गेट हियर H2SO2। व्हाट इज H2SO3, H2SO3 इज सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, अब आप इसका नाम क्या देते, आप देते ना इसका नाम हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। हालांकि अगर आप कुछ देखो, कुछ बुक्स में लिखा भी जाता है इसका नाम हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, लेकिन मोस्टली आजकल ये नहीं लिखा जाता है। इसका नाम ही है बेटा सल्फॉक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या है बेटा आजकल, दैट इज सल्फॉक्सिलिक एसिड। तो इस एक्सेप्शन को बेटा ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये होगी बेटा हमारे पास 4 एसिड्स की सीरीज, मैंने आपको उसमें एक्सेप्शंस भी बता दी। अब बेटा अब लास्ट जो हमारे पास है दैट इज 5th वन। ठीक, दैट इज अगर आपके पास पर एसिड सीरीज है,
कौन सी है, पर एसिड सीरीज़। हालांकि ये भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्लास में भी हम ये कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चलो रिवीजन एक हो जाएगा क्योंकि सारे ऑक्सी एसिड्स यहीं से पढ़ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज एडिड, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज एडिड, जब एक एटम ऑफ ऑक्सीजन इज एडिड टू पेरेंट एसिड, अगर आप पेरेंट एसिड को एक ऑक्सीजन एटम ऐड करोगे, और जनरली ये जो पेरेंट एसिड होता है ये इक एसिड होता है, जनरली पेरेंट एसिड इज इक एसिड, जनरली पेरेंट एसिड इज इक एसिड, then the resulting acid is prefixed, with the word, किस word से बेटा, with the word पर, ठीक है, तो बेटा with the word पर, ठीक। अब हाँ, मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, उससे आपका और क्लियर हो जाएगा। जैसे बेटा आपके पास है H2SO4, तो ये है ना बेटा आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड में बेटा अगर आप ऑक्सीजन ऐड कर देंगे ऑक्सीजन, तो बेटा यही बन जाएगा ना आपके पास H2SO5। अब बेटा इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। और बेटा इसी का दूसरा नाम जो हम कहते हैं दैट इज कैरोज एसिड, ठीक है। अब बेटा मैंने आपको इसमें क्लास में भी बताया था कि पर ऑक्सी का मतलब क्या है। देखो बेटा अगर आप चेक करोगे ना, जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें सल्फर ऑलरेडी +6 में है। अब चूंकि आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब बेटा ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन से तो ऑक्सीडेशन नंबर और इंक्रीज होगा, लेकिन क्या यहाँ पर सल्फर अपना +6 से ज़्यादा कर सकता है, नहीं। तो इसका मतलब बेटा जब आपने यहाँ पर लिखा ना पर ऑक्सी, तो इसका मतलब बेटा ज़रूर इसमें क्या होगा, पर ऑक्साइड लिंकेज होगा। जैसे में बेटा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं यहाँ पर, जैसे बेटा आपके पास है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जैसे बेटा आपके पास है H2S2O7, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या मतलब पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, कि दो मॉलिक्यूल H2SO4 के मिले थे, उनमें से हमने एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया है। अब बेटा मैं इसको एक ऑक्सीजन दे दूं, जैसे ही मैंने इसको एक ऑक्सीजन दे दिया इट बिकम्स H2S2 और बेटा दिस बिकम्स O8। अब यहाँ पर आप चेक करोगे बेटा, तो यहाँ पर सल्फर ऑलरेडी +6 में है, तो इससे ज़्यादा तो ये जा नहीं सकता है, तो यहाँ पर भी ये +6 में है। तो अब अगर आपने ऑक्सीजन ऐड किया है तो बेटा इसका मतलब ये नहीं कि इसने सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज़ किया है। यहाँ पर आपको हिंट मिल जाएगी कि भाई मॉलिक्यूल में क्या है, पर ऑक्साइड लिंकेज है, इसीलिए बेटा इसको लिखते हैं पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और बेटा इसी का दूसरा नाम जो हम कहते हैं दैट इज मार्शल्स एसिड, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर्स हम पहले भी इसके बहुत सारे कर चुके हैं। जैसे बेटा हमारे पास हो HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। अब बेटा आप इसको क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन दे रहे हो, नाइट्रिक एसिड है बेटा, इसको ऑक्सीजन दे रहे हो, व्हाट डज दिस बिकम, दिस बिकम्स बेटा HNO4। नाउ दिस इज नोन एज पर नाइट्रिक एसिड, आप इसका बोल सकते हो, ठीक है, पर नाइट्रिक एसिड, या बेटा आप इसको एक और बोल सकते हो पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड। ऑक्सी क्यों बेटा, बिकॉज अगर आप चेक करोगे नाइट्रोजन ऑलरेडी यहाँ पर अपनी +5 में, इससे ज़्यादा तो ये जा नहीं सकता है, तो फिर भी ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज ज़रूर है, ठीक। इसी तरह से बेटा आपके पास होगा H3PO4, बेटा आप इसको एक ऑक्सीजन दे दीजिए, जैसे ही आप इसको एक ऑक्सीजन दे देंगे बेटा यू विल गेट H3PO5। व्हाट इज H3PO4, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। आपने ऑक्सीजन दे दिया, दिस बिकम्स पर ऑक्सी मोनोफॉस्फोरिक एसिड, ये इसका बेटा नाम है, बिल्कुल सल्फर की तरह, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी मोनोफॉस्फोरिक एसिड। फिर बेटा अगर आप करोगे H4P2O7 का नाम क्या है, H4P2O7, सो दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, तो ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड है बेटा, इसको एक ऑक्सीजन दे दीजिए, दिस बिकम्स H4P2O8। सर इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब बेटा चेक करोगे यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी
सल्फर किस में है बेटा, सल्फर फॉस्फोरस, सॉरी नॉट सल्फर, फॉस्फोरस +5 में, तो यहाँ पर भी बेटा फॉस्फोरस किस में है, +5 में है। ठीक, तो ये हमने देखा पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड इसका नाम है। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें क्या होता है कि इसमें भी आपके पास एक एक्सेप्शनल केस है। अब एक्सेप्शनल केस किस हिसाब से, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो बेटा अगर आप चेक करोगे द एडिशन, देखो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए क्लोरिक एसिड, टू ए क्लोरिक एसिड, या टू ए क्लोरिक एसिड नहीं मुझे लिखना चाहिए, आई थिंक आई शुड राइट टू ए इक एसिड, टू ए इक एसिड does not necessarily mean, does not necessarily mean that the per acid, that the per acid contains peroxide linkage, contains peroxide linkage। क्या मतलब है इसका, मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा अगर आपके पास कोई क्लोरिक एसिड है, कोई क्लोरिक एसिड है जिसमें एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, जैसे मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ HClO3, इसका नाम है क्लोरिक एसिड। क्या नाम है, क्लोरिक एसिड। और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे क्लोरीन अपने +5 में है। अब अगर आप इसको दोगे ना यहाँ पर एक ऑक्सीजन, तो ये बन जाता है HClO4, इसको बोलते हैं हम पर क्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, पर क्लोरिक एसिड। लेकिन अगर आप चेक करोगे कि यहाँ पर जो ये क्लोरीन है दिस इज इन +7, और +7 इज नॉट ग्रेटर देन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजेंस, देयरफॉर हम कहेंगे बेटा हियर per chloric acid, here perchloric acid does not contain any peroxide linkage, इसमें कोई भी peroxide linkage नहीं है। तो peroxide linkage कब बेटा एक पर एसिड में आ जाता है, जब पर एसिड में आपको ऐसा लगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड हो रही है। चूंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड हो रही है तो पर का मतलब यहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज नहीं है, दैट इज़ द केस ऑफ एक्सेप्शन। हालांकि ये एक्सेप्शन भी नहीं है लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना होगा। अब दूसरा पॉइंट आप ये पूछ सकते हो सर यहाँ पर आपने इक एसिड ही क्यों लिखा, क्योंकि बेटा अस एसिड में तो ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड हो जाएगी। अगर कोई अस एसिड होगा तो वो तो पहले से ही अपनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो उसमें अगर आप ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो वो पर तो बन जाएगा, और उसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी होती है फिर भी वो मैक्सिमम को एक्सीड नहीं करेगी। तो वहाँ पर तो पेरोक्साइड लिंकेज को एक्सपेक्ट करना ये नहीं आपको करना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब भी आपको ऐसा लगे कि किसी इक एसिड में, क्योंकि इक एसिड में जनरली क्या होता है एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, लेकिन अगर कोई इक एसिड ऐसा है कि जिसमें एलिमेंट अभी भी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है और फिर आप उसको ऑक्सीजन दे रहे हो, तो अब जो आप वर्ड पर यूज़ करोगे ना एसिड के नाम के साथ, उसमें कोई पेरोक्साइड लिंकेज नहीं होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको उसकी क्लोरिक एसिड दे दी। ठीक है, तो ये थी हमारे पास 5वीं एसिड सीरीज़। छठी सीरीज़ बेटा हमारे पास है दैट इज़ थायो एसिड सीरीज़। ठीक है, थायो एसिड सीरीज जो हम पढ़ रहे हैं ना, मेटा ऑर्थो ये सब सीरीज जो हम पढ़ रहे हैं उसी का छठा अब हमारे पास है दैट इज थायो एसिड सीरीज। थायो एसिड सीरीज क्या होती है, व्हेन ऑक्सीजन एटम ऑफ एनी, व्हेन ऑक्सीजन एटम ऑफ एनी एसिड is replaced by sulfur atom, is replaced by सल्फर एटम। जब इसको सल्फर एटम से हम रिप्लेस कर देते हैं देन द रिजल्टिंग एसिड, देन द रिजल्टिंग एसिड इज प्रीफिक्स्ड, देन द रिजल्टिंग एसिड इज प्रीफिक्स्ड विद द वर्ड थायो, इज प्रीफिक्स्ड विद द वर्ड थायो। तो बेटा उसके सामने हम वर्ड एक जोड़ देते हैं, क्या, थायो। क्या मतलब, अगर बेटा मैं आपसे कहूँगा कि ये है आपके पास H2SO4, ठीक है, नाम क्या है बेटा इसका, नाम इसका बेटा है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब बेटा क्या काम करो आप इसका एक ऑक्सीजन निकाल दो और उसकी जगह एक सल्फर जोड़ दो, आपको मिलेगा H2S2O3। बेटा इसका नाम ही है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, अच्छा अब अगर मैं आपको दूसरा दिखाऊं बेटा, आपके पास है H2SO3, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड।
क्या नाम है, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड में से आप एक ऑक्सीजन निकालो, ठीक है सर, एक सल्फर जोड़ दो, ठीक है सर, तो बेटा क्या बनेगा, इट विल बिकम H2S2O2, दिस बिकम्स थायोसल्फ्यूरस एसिड, थायोसल्फ्यूरस एसिड। ठीक है। अगर बेटा एक और मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास लिखूं मैं HOCN, ठीक है, इस HOCN में से आप एक ऑक्सीजन निकाल दो, एक सल्फर जोड़ दो। HOCN को कहते हैं साइनिक एसिड। क्या कहते हैं, साइनिक एसिड। तो अगर आप ऑक्सीजन को निकाल दोगे, उसकी जगह सल्फर लगा दोगे, इसका नाम बन जाएगा थायोसाइनिक एसिड। क्या बन जाएगा, थायोसाइनिक एसिड। ठीक। अच्छा, अब देखो बेटा, ये हमने अपनी ऑक्सी एसिड्स की सीरीज़ को अच्छे से कवर कर लिया है, सारे मैंने आपको 6 सीरीज़ बता दी हैं। ठीक। अब हमारे पास जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जो बेटा आपको अभी से ख्याल रखना होगा, तब जाकर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। ठीक। सबसे पहले बेटा हम पढ़ते हैं किसको, बोरॉन को। किसको, बोरॉन को। और बोरॉन में भी बेटा एक खास है, बोरॉन के क्या कौन कौन से कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बेटा हैलाइड्स ऑफ बोरॉन। अब हम इसको जल्दी जल्दी से भी ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि बहुत बार हम इसको पढ़ चुके हैं। बोरॉन हैलाइड्स बेटा BX3 टाइप के होते हैं, और X क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनका स्ट्रक्चर बहुत आसान है, X X X। इस बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2, इसका शेप बेटा दैट इज ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। ठीक। B दैट इज नोन एज हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन, हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन। हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन बेटा जो हमारे पास हैं कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास है BH3 जिसको आप कहते हो बोरेन, और बेटा दूसरा होता है डाइबोरेन, और डाइबोरेन भी हमने डाइबोरेन दैट इज B2H6। दोनों हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ। बोरेन इज BH3 और B2H6 बेटा याद है आपको, बनाना बॉन्ड इसी में होता है। तो ठीक है, हाइड्रोजन, यहाँ से बोरॉन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, इसको आप क्या कहते थे, बनाना बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है यहाँ पर। कौन सा है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कितने बॉन्ड्स हैं हमारे पास, 2 बॉन्ड्स हमारे पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले हैं। ठीक। नाउ इसके बाद जो तीसरा हमारे पास आता है दैट इज थर्ड वन, व्हाट इज दैट, दैट इज एसिड्स ऑफ बोरॉन, ऑक्सी एसिड्स ऑफ बोरॉन। क्या कहेंगे, ऑक्सी एसिड्स ऑफ बोरॉन। बोरॉन के कौन से ऑक्सी एसिड्स हैं हमारे पास, तो वो हमें देखना होगा। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है दैट इज बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। और बोरिक एसिड क्या है बेटा, बोरिक एसिड इज H3BO3। ठीक है। अब H3BO3 को ही नाम हम एक और भी देते थे, अभी हमने देखा था ऑर्थोबोरिक एसिड। क्या लिख सकते हैं इसको, ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड से अगर आप वाटर बाहर निकालोगे, देखो H3BO3 अगर आप इसको हीट करोगे, और ये हीट आपको करना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इससे क्या हो जाता है, वाटर बाहर आ जाता है एंड इट बिकम्स HbO2, जिसको हम कहेंगे मेटाबोरिक एसिड। ठीक है, मेटाबोरिक एसिड। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे ही ये मेटाबोरिक एसिड को और हीट किया जाता है, और कहाँ तक हीट किया जाता है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो इधर से एक और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अब आप कहोगे कैसे बाहर निकलेगा, तो इसके 4 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ते हैं। उधर से बाहर निकलता है H2O, देन यू गेट H2B4, और बेटा आपको मिलता है O7, H2B4O7। ठीक। नाउ H2B4 जो आपको O7 मिला, इसको हम क्या काम करते हैं, H2B4O7 को, इसको फिर से अगर आप हीट करोगे, H2B4O7 को अगर आप रेड हॉट हीट करोगे, गर्म कर दोगे इसको, तो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, एक और वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा और आपको मिल जाएगा B2O3, बोरॉन ट्राईऑक्साइड, उसके 2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आपके पास मिलेगा बोरॉन ट्राईऑक्साइड। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा। ठीक।
अब हमारे पास जो मेटाबोरिक एसिड है, मेटाबोरिक एसिड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान होनी चाहिए। और बेटा यहाँ पर इस रिएक्शन को भी ज़रूर से ज़रूर ख्याल रखिएगा, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो मैंने यहाँ पर बोरिक एसिड के लिए लिखे। अब मैं क्या लिखूँगा, मेटाबोरिक एसिड कैन नॉट बी आइसोलेटेड in the monomeric form। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि मेटाबोरिक एसिड को आप अकेले अलग नहीं कर सकते हो, बट क्या कर सकते हो, बट इट्स ट्राइमर कैन बी आइसोलेटेड। मतलब इसके 3 मॉलिक्यूल्स मिलकर जो कंपाउंड बनाएंगे वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे 3 टाइम्स HbO2। तो यहाँ से बेटा क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट हियर B3O6-3, ठीक है। इसका नाम हमारे पास है ट्राई मेटाबोरेट आयन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ट्राई मेटाबोरेट आयन। अब ट्राई मेटाबोरेट आयन का अगर आपको स्ट्रक्चर भी देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। स्ट्रक्चर बेटा आपके पास बहुत इजी है इसका, B3O6-3। चेक कीजिए, बेटा यहाँ से आपके पास ऐसे बनाना है आपको, BO बेंजीन की तरह आप इसको बना दीजिए, ठीक है। मेक इट लाइक बेंजीन, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ से आपको डबल बॉन्ड्स बना देने हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर भी डोनेट कर दिया है। तो हमारे पास कितने ये आ गए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास O-, यहाँ पर हमारे पास O-, यहाँ पर हमारे पास O-। के साथ चाहो तो आप H+ भी जोड़ सकते हो। और यहाँ पर एक और ख़ास बात है, ऑक्सीजन पर आएगी पॉजिटिव, बोरॉन पर आएगी नेगेटिव। इस ऑक्सीजन पर आएगी पॉजिटिव, बोरॉन पर आएगी नेगेटिव, ऑक्सीजन पर आएगी पॉजिटिव और बोरॉन पर आएगी नेगेटिव चार्ज। अब हमें पता है बेटा, बोरॉन जब भी 4 बॉन्ड्स बनाएगा तो उस पर तो पक्का नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। अगर हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज, सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसीलिए हम लिखते हैं दिस स्ट्रक्चर इज प्लेनर इन नेचर। आपको ये स्ट्रक्चर जो है ये प्लेनर मिलेगा, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज प्लेनर इन नेचर। तो ये हो गया ट्राइमर ऑफ किसका, मेटाबोरिक एसिड का। हमारे पास इसका टेट्रामर भी है, टेट्रामर ऑफ मेटाबोरिक एसिड इज गिवन एज, देखो मेटाबोरिक एसिड क्या है हमारे पास, HbO4, ठीक है। नहीं, HBO बोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड इज HbO2, सॉरी, सो दिस इज HbO2, मैंने गलत लिख दिया। वो हम देंगे HbO2, इसको टेट्रामर करना है 4, मतलब ये बन जाएगा H4B4O8, ठीक है। ठीक, अब यहां पर आपको एक चीज चेक करके रखनी है बेटा। क्या चीज चेक करके रखनी है, अगर हम देखेंगे कि टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7, हमने लिखा था ना इसके पहले टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7, इसका नाम है बेटा, इसका नाम है टेट्राबोरिक एसिड। क्या नाम है इसका, टेट्राबोरिक एसिड, H2B4O7, दिस इज टेट्राबोरिक एसिड। तो हमें टेट्राबोरिक एसिड अगर हमें चाहिए तो हमें मेटाबोरिक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लेना है। तो टेट्राबोरिक एसिड नहीं, इट इज़ ट्राइमर ओनली। तो आपके पास टेट्रामर को नहीं, दिस इज ओनली ट्राइमर। यहाँ पर आपके पास है टेट्राबोरिक एसिड, अलग से ही है, ठीक है। टेट्राबोरिक एसिड, ठीक है, टेट्राबोरिक एसिड किसको कहते हैं, H2B4O7। टेट्राबोरिक एसिड किसको कहते हैं, H2B4O7। और इसमें बेटा हमें क्या करना है, -2 H+ आप बाहर निकाल लो, ये बनेगा B4O7-2। और इसका नाम क्या है बेटा, टेट्राबोरेट आयन। अब टेट्राबोरेट आयन का स्ट्रक्चर कैसे है वो आपको ध्यान में रखना है, वो इजी भी है तो कोई मुश्किल नहीं है, HOBOB, ठीक है। अब यहाँ पर आपने HOBOB, फिर बेटा आपके पास है O, फिर है B, फिर है O, फिर है B,
फिर है O, फिर है H। अब चेक करो यहाँ पर बोरॉन कितने आ गए आपके पास, बोरॉन आपके पास 4, 1 2 3 4 आ गए। ऑक्सीजन कितने आ गए, 1 2 3 4 5। अब 2 ऑक्सीजन पड़ गए ना पेंडिंग, तो देखो बेटा वो कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं, ठीक है, लाइक दिस। ठीक, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। अगर आप टेट्राबोरेट आयन बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर, एक हाइड्रोजन बाहर, यहाँ पर बेटा आपके पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज टेट्राबोरेट आयन का स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ इसके बाद जो बेटा एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बोरॉन के बारे में है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट compound of boron, one of the most important compound of boron is कौन है बेटा, that is borax। कौन है बेटा, borax। that is borax का फॉर्मूला क्या है बेटा, that is Na2B4O7.10 times H2O। अब देखना Na2B4O7.10 times H2O सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है इसकी, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर, its actual structure is given as, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे है बेटा, that is Na2 it is B4O5, then you have OH whole 4 and then you have dot 8 times H2O। This is the actual structure of borax, actual structure of borax, ठीक है, Na2B4O5 OH whole 4। अब बेटा ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर की वजह से ही, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल, यही जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर इम्पार्टिंग क्या, स्ट्रक्चर, फॉर इम्पार्टिंग स्ट्रक्चर टू बोरैक्स। बोरैक्स को जो स्ट्रक्चर मिलता है बेटा वो इसी की वजह से मिलता है, किसकी वजह से, B4O5OH4। अब इसका आप चाहो तो स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं है। B4 है बेटा आपके पास, देखो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देता हूँ, ठीक। अब देखो जो है ना ये आपके पास ये बाहर, जो ये बाहर लिखा होता है, इसको हम बेटा बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज आयोनाइजेशन स्फीयर, वी कॉल दिस एज आयोनाइजेशन स्फीयर। इसकी वजह से कोई शेप नहीं मिलती, क्यों, बिकॉज बेटा जो ये सोडियम है ना, सोडियम देखो मैं आपको दिखाता हूँ, Na2B4O5OH होल 4, जब आप डॉट 8 टाइम्स वाटर, जब आप इसको पानी में डिजोल्व करते हो ना, तो आपको मिलता क्या है, यू गेट हियर बेटा ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस बेटा यू गेट हियर B4O5OH होल 4 -2, ठीक है। इसकी वजह से स्ट्रक्चर होता है, इसकी वजह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यू गेट दिस। तो इसकी वजह से बेटा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो मैं आपको बनाना भी सिखा दूंगा। तो बेटा पहले बोरॉन आपके पास 4 है, आप 4 बोरॉन को ऐसे बना लीजिए, ठीक है, और हर बोरॉन के बीच में एक एक ऑक्सीजन दे दीजिए, ठीक है, ये ऐसे बेटा, ठीक, और बेटा ये ऐसे, ठीक, हमने हर एक में दे दिया। अब एक ऑक्सीजन जो बेटा बचा हुआ, बिकॉज इट इज O5, वो आपको ऐसे जोड़ देना है, ठीक, और OH कितने बचे, 4, तो बेटा वो आपको यहाँ से बना देने हैं, तो ये रहा बेटा 4 OH, ठीक। नाउ दिस इज 4 OH, यहाँ से बेटा आपके पास OH, और इस नीचे वाले के साथ भी OH, ऑल्दो ये पहुँचेगा नहीं, तो मुझे लगता है बेटर यही रहेगा कि मैं इसको नेक्स्ट वाली स्लाइड पर बनाऊँ। सो देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर, मैंने आपसे कहा कि आपको क्या चाहिए, बोरॉन 4, तो बेटा ये 4 बोरॉन आप बना दीजिए, ठीक है, 4 बोरॉन। यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होगा, ऑक्सीजन, यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होगा, ऑक्सीजन, यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होगा, ऑक्सीजन, और बेटा यहाँ पर आपके पास क्या होगा, दिस विल बी ऑक्सीजन, ठीक, 4 हो गए। अब 5वां कैसे आपको बनाना है, वो आपको ऐसे करना है, दिस एंड दिस, ठीक है। अब चेक करो बेटा होगा क्या, अब 4 OH आपके पास हैं, तो बेटा ये एक OH, ये एक OH, बेटा ये एक OH, और बेटा यहाँ से एक और OH, ठीक। अब चेक करना, देखो बेटा आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा जो बोरॉन 4 बॉन्ड्स बनाएगा उस पर -1 की चार्ज,
चेक करो बेटा, इस बोरॉन ने 4 बॉन्ड्स बना लिए हैं तो पक्का इस पर भी -1 चार्ज, इस बोरॉन ने भी 4 बॉन्ड्स बना लिए हैं तो इस पर भी -1 की चार्ज। इसीलिए तो आपने फॉर्मूला भी लिखा था B4O5 OH होल 4 और ऊपर चार्ज कितनी बेटा, -2 की चार्ज। ठीक, तो वो -2 की चार्ज तो आपको अब मिल ही गई है इसमें। ठीक, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर हम चेक करेंगे बेटा, इसमें 2 किस्म के बोरॉन हैं। अगर आप इस बोरॉन की बात करोगे, सो दिस बोरॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस बोरॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मैं बेटा अगर इस बोरॉन की बात करूं तो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब यहां से अगर हम चेक करेंगे बेटा क्या है इसके बारे में, हर बोरॉन एटम क्या है, OH ग्रुप के साथ अटैच्ड हुआ है। ठीक, नाउ इक्वल नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मैं इसके बारे में अगर आपको लिखूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो कौन कौन से हैं बेटा। फर्स्ट वन, इक्वल नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स आर sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं। 2 बोरॉन sp2 और 2 बोरॉन बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, सेकंड पार्ट बेटा क्या है, ईच बोरॉन एटम हैज 1 OH ग्रुप अटैच्ड टू इट, ठीक है बेटा। और यहां पर तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहां पर 2 6-membered रिंग्स आर फॉर्म्ड। यहां पर 2 6 मेंबर की रिंग्स बेटा आपके पास होती हैं। आप बोलोगे कौन सी 6 नंबर की, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो ये हो गई पहली रिंग। दूसरी रिंग कौन सी, उसमें भी यही बोरॉन है, तो 1, तो दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 और यही ऑक्सीजन उसमें कॉमन भी है, तो ये रहा बेटा वो दूसरा रिंग। ठीक है, तो 2 6 मेंबर की रिंग्स हमारे पास मौजूद है इस केस में। किस केस में, बोरॉन के केस में। ठीक, नाउ अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो आता है दैट इज कार्बन। अब कार्बन के क्या क्या है बेटा वो हम देखते हैं। तो बोरॉन के हमने सारे कर लिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है बेटा दैट इज कार्बन। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में जो अगले के आते हैं दैट इज कार्बन। और कार्बन में बेटा क्या क्या है, इसके ऑक्साइड्स बेटा, इट्स ऑक्साइड्स आर 3 इन नंबर। इसके 3 ऑक्साइड्स बेटा हमारे पास होते हैं, इट्स ऑक्साइड्स आर 3 इन नंबर। पहले को हम बेटा कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, एक और है कार्बन डाइऑक्साइड, एक और है कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है, नाउ यू नो इसका स्ट्रक्चर बेटा, C ट्रिपल बॉन्डेड टू O, कार्बन पर होती है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, कार्बन डबल बॉन्ड, तो बेटा ये तो ऐसे है। और कार्बन सब ऑक्साइड बेटा ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, एंड दिस इज ऑल्सो ए लीनियर स्ट्रक्चर। इसका नाम बेटा कार्बन सब ऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर कार्बन सब ऑक्साइड। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो हर एक की शेप बेटा यहां पर लीनियर है, तो हम कहेंगे ऑल 3 ऑक्साइड्स आर लीनियर इन शेप, है कि नहीं बेटा, आर लीनियर इन शेप। अब कैसे लीनियर इन शेप है बेटा, वो आप देख सकते हो, ये कार्बन और ये कार्बन, ये तीनों के तीनों sp हाइब्रिडाइज्ड है, तीनों के तीनों क्या है, हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसी के बाद बेटा दूसरा क्या है, दैट इज हैलाइड्स ऑफ कार्बन। अब हैलाइड्स ऑफ कार्बन कौन कौन से हैं बेटा, इसके हैलाइड्स कौन कौन से हैं, दैट इज CF4, ठीक है, दैट इज CCl4, दैट इज CBr4 एंड दैट इज CI4। चारों हैलाइड्स इसके हैं। यहां पर आप लिखोगे ऑल फोर हैलाइड टाइप्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। चारों के चारों हैलाइड्स जो हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अब बेटा हमारे पास इसके ऑक्सी एसिड्स हैं। ऑक्सी एसिड ऑफ कार्बन इंक्लूड कौन कौन से हैं बेटा इसके पास, एक तो हमारे पास है इसका H2CO3 विच इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड और दूसरा बेटा हमारे पास है इसका दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। दैट इज व्हाट बेटा,
ऑक्सैलिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का बेटा अगर आप चेक करोगे, कार्बोनिक एसिड में हमारे पास है कार्बन, ठीक है, हमारे पास है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हमारे पास है OH और बेटा हमारे पास है OH, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। ठीक, कार्बोनिक एसिड से बेटा अगर आपने एक H पॉजिटिव निकाल दिया तो आपके पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, बेटा यहाँ से आ जाएगा OH और यहाँ से आ जाएगा O माइनस, जिसको आप कहते हो बाइकार्बोनेट आयन। क्या कहते हो? बाइकार्बोनेट आयन। और फिर बेटा आपके पास एक और अगर आपने H पॉजिटिव निकाल दिया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से O माइनस और यहाँ से O माइनस, डेफिनेटली बेटा आपके पास बन जाएगा कार्बोनेट आयन। ठीक है, इसके बाकी बॉन्ड पैरामीटर्स मैं अच्छे से उसको डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पर आपके पास ऐसे है। ठीक, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड भी बेटा इसको आप देखोगे, सो दैट इज लाइक दिस। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड इज लाइक दिस। ठीक, ये है ऑक्सैलिक एसिड है बेटा। ऑक्सैलिक एसिड से बेटा आप क्या करोगे, एक H पॉजिटिव बाहर निकालोगे या दो H पॉजिटिव एक साथ ही बाहर निकाल दो, तब आपके पास उसका नाम भी बन जाएगा। सो यू विल हैव -2 H पॉजिटिव। जैसे ही आप इसके दो H पॉजिटिव बाहर निकालोगे, आपके पास C डबल बॉन्ड O, O माइनस, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, जिसको बेटा आप ऐसे भी लिखते हो शॉर्ट में C2O4 -2, और इसी का नाम भी बेटा है क्या, ऑक्सलेट आयन। क्या नाम है बेटा, ऑक्सलेट आयन। ठीक, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एलेट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलेट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलेट्रॉप्स कौन कौन से हैं? ठीक है, अब कार्बन के तो बेटा एलेट्रॉपिक फॉर्म्स भी हैं। ठीक है, कार्बन के इंपॉर्टेंट एलेट्रॉपिक फॉर्म्स जो हैं, इसके इंपॉर्टेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स इंक्लूड, इंपॉर्टेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स इंक्लूड, एक तो बेटा कौन कौन है, एक तो बेटा है ग्रेफाइट, एक है डायमंड, एक है फ्लोरीन्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रेफाइट। मैं लिख देता हूं पहले ग्रेफाइट, देन यू हैव बेटा डायमंड, और उसके बाद बेटा आपके पास है फ्लोरीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे किसकी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ग्रेफाइट। ठीक है, फर्स्ट वन जो हमारे पास है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो आपको ध्यान रखना होगा। ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट, ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हर कार्बन एटम बेटा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड इज bonded with 3 other carbon atoms, with 3 other carbon atoms, and is bonded with 3 other carbon atoms, and hence one electron is present as unpaired electron, is present as one unpaired इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, क्योंकि कार्बन के आउटर में कितने हैं, कार्बन के आउटर में 4 हैं। अब अगर कार्बन के आउटर में बेटा 4 हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन इसने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं। तो चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या प्रेजेंट है, वो अनहाइब्रिड, यानी कि मैं कहूंगा अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है, देखा, इसीलिए हम क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट हैज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट हैज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर विच इज प्लेनर इन नेचर, ग्रेफाइट का जो बेटा ये है ना स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, दैट इज हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर इसका हो जाता है। ठीक, अब देखना बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसे, मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो आपको वो समझना है बस, और कुछ नहीं उसमें खास करना है। देखो, इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, तो आपको इसको बनाना भी अच्छे से है, पहले सीख लेना बनाना कैसे है, फिर आप ट्राई करोगे तो आपको भी बन जाएगा। ठीक है, ठीक, सो वी हैव दिस, ऐसे 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 ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसे बेटा हेक्सागन्स होते हैं जो बनते हैं किसके, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में। ठीक है, ऐसे बेटा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बताता हूँ, लेकिन आपको सारा नहीं बनाना है, बट जस्ट हैव अ लुक एट इट। ठीक, अब देखो बेटा ये एक्सिस, इस एक्सिस को देख लेना आप, जो मैंने ये रेड कलर से बनाई ना, ठीक है, ये एक्सिस। ठीक, ये ग्रेफाइट की एक लेयर है। अब ग्रेफाइट का
ठीक, ये इसकी एक लेयर है जो मैंने बना ली है। ठीक, ऐसी ही बेटा एग्जैक्टली ऐसी ही इसकी एक और लेयर भी है, एग्जैक्टली इसकी एक और लेयर है जो मैं इसके नीचे बनाऊंगा। ठीक है, यहां पर मैं पेस्ट कर दूंगा ऐसे, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली सेम लाइक दिस। ठीक, ऐसी ही इसकी एक और लेयर। लेकिन अब हाँ, आपको ये मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इन दो लेयर्स के बीच में जो बेटा डिस्टेंस होती है ना, दो लेयर्स के बीच में ग्रेफाइट के दो, दिस इज फर्स्ट लेयर, मैं आपके लिए ऐसे लिख रहा हूँ, फर्स्ट लेयर एंड दिस इज सेकेंड लेयर। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर बेटा है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज 3.4 एंगस्ट्रम्स। मैं एक और चीज़ आपको बता दूं बेटा, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर ऐसे नहीं है, मत आप समझोगे ये एक दूसरे के ऊपर है, नो नो नो, दीज आर नॉट लाइक दिस। जैसे बेटा आपने कभी ब्रेड खाई है ना, ब्रेड में आप क्या करते हो, ब्रेड के दो पीसेस में आप बटर लगाते हो और फिर उनको रखते हो ना एक दूसरे के ऊपर, ये दोनों लेयर्स उसी तरह से अरेंज है। ठीक है, ऐसा नहीं समझना आपकी एक लेयर ऊपर है एक लेयर नीचे है, इसके नहीं, ये ऊपर नीचे तो ये है डेफिनेटली, लेकिन किस हिसाब से आपको सोचना है, आपको ऐसे सोचना है कि एक ब्रेड पीस के ऊपर दूसरा ब्रेड पीस रखा गया है बटर इनके बीच में लगाकर, फिर जब आप खाते हो ना सैंडविच करते हो। ठीक है, ये उस हिसाब से है ये। तो मतलब ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, ये इस स्क्रीन के प्लेन में नहीं है, बल्कि एक ऐसे प्लेन में है जो इस स्क्रीन को क्या है, परपेंडिकुलर। तो उस हिसाब से बेटा ये है। ठीक, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा देखो, इसकी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ क्या है बेटा, क्या है वो, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन ओनली मूव, can only get delocalized, can only get delocalized in its own layer, in its own layer, own layer। मतलब बेटा अगर कोई, मान लो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं, मान लो बेटा ऊपर वाली लेयर में इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है, ये सिर्फ इस फर्स्ट लेयर में घूम सकता है। किस में घूम सकता है, सिर्फ फर्स्ट लेयर में, ये वर्टिकली मूव नहीं कर सकता है। दैट मीन्स कि अगर हम ये कहते हैं कि ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, बल्कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक लेयर से दूसरी लेयर में जाता तो सही है, लेकिन वर्टिकली नहीं, वर्टिकली नहीं, वो एक लेयर में ही चलता है, जिस लेयर में वो है उसी लेयर में वो चलेगा। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? तो द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन ओनली गेट डिलोकलाइज्ड इन इट्स ओन लेयर एंड नॉट इन द लेयर बिलो इट, इन द लेयर बिलो इट, जो इसके लेयर ऊपर है या नीचे है, बिलो और एबो इट। ठीक है, हेंस हेंस ग्रेफाइट, हेंस ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हेंस ग्रेफाइट कैन कंडक्ट, ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट जो है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो कर सकता है बट ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, in horizontal direction and not the vertical direction, and not the vertical direction। ठीक है, अब आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, एंड नॉट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटा, नाउ देखो बेटा एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये लग सकता है कि चूंकि ग्रेफाइट में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। नहीं, ग्रेफाइट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ग्रेफाइट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, ग्रेफाइट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। दिस इज बिकॉज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन present in the unhybridized, present in the unhybridized, present in the unhybridized p orbital, present in the unhybridized p orbital is forming pi bond with other अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये समझ में आई मेरी बात आपको बेटा? अब आप कहोगे सर इसमें तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। नहीं बेटा, कार्बन एटम्स है ना बहुत सारे, तो हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो हर एक कार्बन के पास क्या है बेटा, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो वो प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है हर एक के साथ क्या बनाता है, पाई बॉन्ड। तो मतलब बेटा वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो सिग्मा बॉन्ड तो नहीं बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है ना।
तो अगर पाई बॉन्ड भी वो बना रहा है तब भी वो क्या है, पेयर्ड अप है। इसीलिए ग्रेफाइट को क्या कहते हैं, ग्रेफाइट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। ठीक, अगली इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा क्या है, द लेयर्स ऑफ द ग्रेफाइट, द लेयर्स ऑफ द ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की जो बेटा लेयर्स हैं आर हेल्ड टुगेदर, आर हेल्ड टुगेदर। चूंकि बेटा इनके बीच में डिस्टेंस है ना 3.4 एंगस्ट्रम्स की, द लेयर्स ऑफ द ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर विद वेंडरवॉल्स, वीक वेंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, विद वीक वेंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, विद वीक वेंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, विद वीक वेंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे के साथ क्या है, चिपकी हुई हैं। द लेयर्स ऑफ द ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर विद वीक वेंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज वाई these layers, that is why these layers can slide past each other, can slide over each other, slide over each other। इनको एक दूसरे के ऊपर बेटा क्या होती है, स्लिप जैसी हो जाती है। ठीक है, कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो वो इन लेयर्स को हिलने नहीं देता। अब चूंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक वेंडरवॉल्स फोर्सेस है तो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती हैं, स्लाइड कर सकती हैं, स्लिप कर सकती हैं। hence it is also called, hence it is also called, it का मतलब ग्रेफाइट, it is also called a soft lubricating agent। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर भी ध्यान रखिएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट लुब्रिकेटिंग एजेंट। ठीक है, अब नाउ अब हम ये कहेंगे बेटा कि चूंकि विद इन द लेयर्स, और यहाँ पर मैं एक और पॉइंट भी लिखवा दूँ, विद इन द लेयर्स, लेयर्स में एक खुद की एक लेयर में, सिंस कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड to each other, are bonded to each other covalently, are bonded to each other covalently, hence graphite has a relatively high melting point, relatively high melting point। इसका जो melting point है वो high है and is also known as, and is also known नहीं, and is also भी नहीं, and is regarded as a covalent solid। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कोवलेंट सॉलिड भी जिसको ग्रेफाइट को। ठीक, सो यहाँ तक बेटा आपको समझ में आया, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज इसका दूसरा इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डायमंड, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डायमंड। ठीक है, डायमंड क्या है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय डायमंड। देखो डायमंड क्या है, डायमंड में भी ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 other carbon atoms, is bonded with 4 other carbon atoms, so all carbon atoms are sp3 hybridized, ठीक है बेटा। अब इसी के साथ साथ since all 4 electrons are bonded, चूंकि बेटा सारे के चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, hence diamond is also क्या बेटा, it is also diamagnetic। ये भी क्या है, ये भी है diamagnetic and a bad conductor of electricity, and a bad conductor of electricity। डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसीलिए ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा बेटा क्या है, द टेट्राहेड्रल यूनिट्स ऑफ डायमंड, क्योंकि बेटा हाइब्रिडाइजेशन है ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो द टेट्राहेड्रल यूनिट्स ऑफ डायमंड आर लिंक्ड टुगेदर in a three-dimensional giant molecule,
hence diamond is a covalent solid, is a कोवलेंट सॉलिड, और इसी को बेटा एक और बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल यूनिट्स क्या बनाते हैं, इसमें एक नेटवर्क बना देते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका जो थोड़ा सा मैं बताऊंगा सॉलिड स्टेट के हिसाब से भी। अब बेटा एक पॉइंट आपको ये समझना है कि अगर हम चेक करें क्या कि कार्बन एटम्स जो हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे। द यूनिट सेल। अब आप बोलोगे सर ये यूनिट सेल क्या है। देखो बेटा, जब आप घर में मकान बनाते हो ना तो किससे बनाते हो, ब्रिक्स से बनाते हो। ठीक, अब मकान जब ब्रिक्स से बनता है ना बेटा, तो एक ब्रिक, असल में आप क्या कर रहे हो, जब आप मकान बना रहे हो ना तो एक जैसी ब्रिक को ही कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी। तो आपके पास क्या बनता है बेटा, आपके पास एक मकान बन जाता है। दैट मीन्स वो जो एक ब्रिक है ना बेटा, एक ब्रिक, उस एक ब्रिक जैसे आपने बहुत सारी ब्रिक्स को ज्वाइन किया तो मकान बन गया, तो उस एक ब्रिक को कहा जाएगा यूनिट सेल। क्या कहा जाएगा, यूनिट सेल। मतलब इट इज द स्मॉलेस्ट structure which gets repeated in all the three directions leading to the formation of a house, है कि नहीं। उसी तरह से बेटा यूनिट सेल क्या होता है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का यूनिट सेल क्या होता है, वो वाला छोटे से छोटा कंपोनेंट कि जिसको आप तीनों डायरेक्शंस में अगर क्या करोगे, जोड़ते जाओगे तो पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपके पास आएगा। दैट इज व्हाट वी कॉल एज यूनिट सेल। ठीक है, तो हम कहते हैं द यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज क्यूबिक इन शेप। क्यूब की तरह तो होता है ना, इज क्यूबिक इन शेप and the strong covalent bonds exist in all the directions, due to which क्या होता है बेटा, डायमंड is very hard, and has a melting point of around 4000 degree centigrade, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, इसका मैं आपको क्यूबिक स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ एक बार के लिए, ताकि अगर आपको समझ में आ सके। आई होप आ ही जाएगा। ठीक है, लेट अस सी। ठीक, ये हो गया। उसके बाद बेटा आप क्या काम करोगे, इसको ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, तो बेटा फिर हम क्या करेंगे, वी विल जॉइन देम। ठीक, वी विल जॉइन दिस। ठीक है, अच्छा ये तो गड़बड़ हो गई यहाँ से। ठीक है, ठीक है, और फिर इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो। नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो इसको इसके साथ ज्वाइन करना है और इसको इसके साथ ज्वाइन करना है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर बेटा जो मैं क्यूब्स बनाऊंगा वो कैसे बनाऊंगा, ये देखो, ये है एक कार्बन एटम, ये बेटा आपको ऐसे ही बनाने हैं। ये दूसरा कार्बन एटम, ठीक है, यहाँ पर आपके पास दूसरा कार्बन एटम, यहाँ पर आपके पास तीसरा कार्बन एटम और यहाँ पर आपके पास एक चौथा कार्बन एटम है। ठीक, और बीच में एक और कार्बन एटम है जिसको मैं एक और कलर से बनाऊंगा, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे हम बनाएंगे। अब देखो ये कैसे अरेंजमेंट है बेटा, जस्ट हैव अ लुक, ये अरेंजमेंट कैसे है। ठीक है, आपको एक क्या दिखेगा, टेट्राहेड्रल दिख जाएगा। ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर है बेटा, तो आपको एक टेट्राहेड्रॉन दिख जाएगा। ठीक, अब देखो कैसे, ये बीच वाला जो है ना, बीच वाला, ये मुझे कलर चेंज करना चाहिए। हाँ, ये जो बीच वाला है ये हर एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है टेट्राहेड्रली। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये है बेटा इसका एक यूनिट सेल, तो इसी को आप लिखोगे क्या, यूनिट सेल ऑफ डायमंड। ठीक है, 4 कार्बन एटम्स बेटा, ये देखो C, यहाँ पर C, यहाँ पर C, यहाँ पर C और यहाँ पर C।
ठीक है। इस बीच वाले कार्बन को बेटा, इस बीच वाले कार्बन को अगर आप चेक करोगे, लेट मी, ये वाला कार्बन, ये 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है टेट्राहेड्रली। ठीक, ये एक टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, और हाँ, एक और ख़ास बात बेटा यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसके बारे में, क्या, द कन्वर्जन ऑफ किसका, ग्रेफाइट इनटू डायमंड, द कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड, द कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड occurs at very high temperature एंड प्रेशर। बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर ये कन्वर्जन हो जाता है। मतलब क्या, हमारे पास बेटा, अगर आपके पास ये ना ग्रेफाइट, और आप चाहते हो इसको किस में कन्वर्ट करना बेटा, डायमंड में, तो बेटा आपको टेम्परेचर इसमें देना पड़ता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर बेटा आपको लगाना पड़ता है 50 to 60,000 ATMs, तब जाकर बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में। और ये जो मैंने के लिखा है ना, के का मतलब क्या होता है, 1000, सो 50 to 60,000 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगाओगे और टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का रखोगे, तब जाकर ग्रेफाइट किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायमंड में। तो ये हो गया बेटा दूसरा एलेक्ट्रॉपिक फॉर्म किसका, कार्बन का। अब बेटा कार्बन का तीसरा एलेक्ट्रॉपिक फॉर्म भी है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज फ्लोरीन्स। ये बहुत छोटा ही है, तो कुछ खास बड़ा नहीं है, दैट इज फ्लोरीन्स। ठीक है, तो इसमें क्या लिखते हैं हम, दीज आर बिग साइज्ड, these are big sized these are big sized these are big sized molecules these are big sized molecules consisting of कौन कौन से बेटा, C30, ठीक है, C48, C60 यूनिट्स, मतलब इतने इतने कार्बन्स बेटा इनमें जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कार्बन is bonded with 3 other carbon atoms, 3 other carbon atoms. So hybridization is sp2। इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2, क्योंकि जो कार्बन है ना वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बेटा एक और इंपॉर्टेंट बात है, द स्ट्रक्चर कंसिस्ट्स ऑफ अल्टरनेट, ध्यान से बेटा, ध्यान से, consists of alternate pentagonal and hexagonal rings, consists of alternate pentagonal and hexagonal rings. Because of this all the double bonds, ठीक है, are not in conjugation। मैं आपको अभी दिखाऊंगा बेटा ये कैसे है, तो you should not worry about this। ठीक है, hence two types of CC bond lengths exist। एक कौन सी बॉन्ड लेंथ होती है, एग्जिस्ट इन फ्लोरीन्स। तो फ्लोरीन्स में 2 किस्म की कार्बन बॉन्ड लेंथ्स बेटा होती हैं। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इसमें एक हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फ्लोरीन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लोरीन जो है बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लोरीन इज C60। कौन सा है, C60। ठीक है, अब देखो इसके बारे में, इट हैज़ 12 pentagonal and 20 hexagonal rings। 20 hexagonal rings। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन बेटा है जो आपको याद रखनी है कि C60 में क्या होता है, इसमें 12 पेंटागोनल रिंग्स हैं और 20 हेक्सागोनल रिंग्स हैं। ठीक है, अब कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर जैसे मैं ट्राई करूँगा इसको बनाने की, तो आप भी उसी हिसाब से बनाइएगा इसको। ठीक, फिर बेटा हमारे पास
ठीक है, ओके, ये हो गया। फिर हमारे पास ऐसे 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 और ऐसे ये वाली चीज़, फिर हमारे पास ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है, फिर लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ठीक, लाइक दिस एंड देन लाइक दिस। ठीक है, देखो हर पेंटागोनल स्ट्रक्चर जो ग्रीन से मैंने बनाया बेटा, उसके उसके अल्टरनेट में कौन सी है, हेक्सागोनल रिंग्स हैं बेटा। अब आप उनके बीच में डबल बॉन्ड्स बना दीजिए बेटा। डबल बॉन्ड्स कैसे बनाने वो भी मैं दिखा देता हूँ। ऐसे ऐसे आपने बना दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, फिर आपको इसमें लाइक दिस यू विल हैव टू ड्रॉ, फिर आप ऐसे बना दोगे, 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 फिर आप ऐसे बनाओगे। ठीक, नाउ यू विल गेट दिस रिंग्स। अब बेटा आपको लगता है जैसे फुटबॉल स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको कहते हैं बकमिस्टर्स फ्लोरीन, लेकिन ये आपको समझना है बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन, कि हर पेंटागोनल लेयर, ठीक नहीं ना, जो हमने यहाँ पर कहा था ऑल्टरनेट पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग्स। अब चेक करो बेटा, हमारे पास पेंटागोनल रिंग कौन सी थी, ये ग्रीन वाली, उसके इर्द गिर्द जो 5 साइड्स हैं, हर 5 साइड के बाद क्या है बेटा, आपके पास एक हेक्सागोनल रिंग है। क्या है, हेक्सागोनल रिंग है। ठीक, सो दिस इज अ जनरल शेप ऑफ किसका, फ्लोरीन का, जो आपको ख्याल रखना है, दैट इज इट। यू डोंट नीड टू गो मच डिटेल में, आपको नहीं जाना है, तो आपको इसको ऐसे ही सिलेक्ट करना है। बात आई समझ में? सो यू डू नॉट नीड टू गो मच डिटेल अबाउट फ्लोरीन, जस्ट रिमेंबर जो मैंने आपको इसमें इंफॉर्मेशन दे दी है। ठीक, अब बेटा ये हमने लिख लिए एलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। पांचवी चीज़ जो हमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एंड देन वी विल स्टॉप। बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसके बारे में भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, अब बेंजीन तो हमें पता ही है बेटा, बेंजीन क्या होता है, बेंजीन इज C6H6, और इनऑर्गेनिक बेंजीन बेटा होता क्या है, इट इज B3N3H6, B3N3H6। बेंजीन का बेटा स्ट्रक्चर वो तो बच्चे बच्चे को पता है बेटा, दैट इज लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बेटा बस एग्जैक्टली ऐसे ही है, बस हर एक आपको ऑल्टरनेट ऐसे बनाना है। ठीक है, यहाँ से बेटा डबल बॉन्ड, यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ से डबल बॉन्ड। ठीक, हर एक के पास एक एक हाइड्रोजन, तो बेटा इसके पास भी एक हाइड्रोजन मैं बना देता हूँ, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, और मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले जाऊँगा या साइड में ले जाऊँगा, तो ताकि मैं इसको अपना हाइड्रोजन दे पाऊँ। और बड़ा चार्ज किस पर है, देखो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, ओ सॉरी, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। दिस इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब इनके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, वो बेटा क्या है, वो आपको 3 ही है, वो आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन आर, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं बेटा। सबसे पहला, बेंजीन इज नॉन पोलर इन नेचर, बेंजीन इज नॉन पोलर। ठीक है, बेंजीन इज नॉन पोलर इन नेचर, बट इनऑर्गेनिक बेंजीन इज पोलर इन नेचर, बट इनऑर्गेनिक बेंजीन इज पोलर इन नेचर। इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है ये पोलर इन नेचर है। ठीक है बेटा, अब पोलर इन नेचर क्यों है बेटा, क्योंकि आपको पता ही है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डायपोल्स तो आपको दूर से ही दिख रहे हैं इसमें, तो ये पोलर इन नेचर होता है। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, ऑर्गेनिक बेंजीन अपॉन डाइहेलोजिनेशन, ऑर्गेनिक बेंजीन अपॉन डाइहेलोजिनेशन। डाइहेलोजिनेशन समझते हो कि आपको 2 हाइड्रोजन्स हटाने हैं और 2 हेलोजन एटम्स जोड़ने हैं। ऑर्गेनिक बेंजीन अपॉन डाइहेलोजिनेशन गिव्स 3 प्रोडक्ट्स, इसको याद रखिएगा बेटा, गिव्स 3 प्रोडक्ट्स, बट इनऑर्गेनिक बेंजीन गिव्स 4 प्रोडक्ट्स। वो हमें क्या देता है, वो हमें 4 प्रोडक्ट्स देता है। कौन 4 प्रोडक्ट्स देता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। लेकिन बेंजीन कितने देता है, 3। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे है ये 3। देखो बेटा, बेंजीन आपने ले लिया, ठीक है, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। आप क्या काम करो बेटा, इसके 2 हाइड्रोजन्स हटा दो और 2 हेलोजन एटम्स जोड़ दो, तो बेटा कौन से 3 आपके पास बन सकते हैं इसके, वो भी आपको पहले से ही पता होगा बेटा। एक होगा ऑर्थो, ठीक है, दूसरा बेटा कौन सा वाला होगा, दूसरे वाले होंगे मेटा,
ठीक है। और तीसरा कौन सा हो सकता है बेटा, तीसरा हो सकता है पैरा। तो बेटा ये 3 प्रोडक्ट्स बेंजीन से बनते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक बेंजीन 4 प्रोडक्ट्स देता है। अब मैं बेटा इनऑर्गेनिक बेंजीन जब बनाऊंगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा, बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, फिर बेटा आपके पास बोरॉन, फिर आपके पास नाइट्रोजन, फिर बेटा आपके पास बोरॉन, फिर बेटा आपके पास नाइट्रोजन। मैंने मतलब गलत बना दिया, नहीं गलत कर दिया, यहाँ से मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर नाइट्रोजन है, फिर बोरॉन है और फिर नाइट्रोजन है, ठीक है। अब बेटा डबल बॉन्ड्स बनाएंगे तो पहला यहाँ से बनाएंगे, दूसरा यहाँ से बनाएंगे, तीसरा यहाँ से बनाएंगे, ठीक। यहाँ पर बेटा एक हाइड्रोजन, यहाँ पर बेटा एक हाइड्रोजन, या फिर मैं हाइड्रोजन को रिमूव ही कर देता हूँ, हाइड्रोजन बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही है हर एक पर क्या है, एक हाइड्रोजन। लेकिन उससे पहले या अगर चाहो तो मैं जोड़ भी सकता हूँ, तो लेकिन मुझे कुछ करना है उसमें, इसको कॉपी भी करता हूँ, ठीक। इनऑर्गेनिक बेंजीन 4 प्रोडक्ट्स देता है। क्या देता है? 4 प्रोडक्ट्स देता है। और मैं आपको बताऊँगा वो 4 प्रोडक्ट्स कैसे आएंगे। तो पहला तो ये है, ठीक है, प्लस ये गया दूसरा, ठीक है, फिर बेटा ये गया तीसरा, ठीक है, और फिर बेटा आपके पास आ जाएगा चौथा। कौन सा? 4 प्रोडक्ट से देता है। अब आप बोलोगे 4 प्रोडक्ट्स कैसे? देखो बेटा हर एक के पास है ना हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अच्छा मैं एक चीज़ भूल गया, इसमें चार्ज लगाना। तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। सो सेम गोज़ हियर, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से भी नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से भी नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, ओ सॉरी मैं थोड़ा सा तेज़ निकल गया, पॉजिटिव, ठीक है। अब बेटा आपको क्या करना है? आपको 2 हाइड्रोजन हटाने हैं और 2 हेलोजन जोड़ने हैं। तो पहले कैसे जोड़ोगे बेटा? एक हेलोजन यहाँ, एक हेलोजन यहाँ, हो गया बेटा एक प्रोडक्ट। सर दूसरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा? दूसरा प्रोडक्ट बेटा बनेगा, यहाँ पर आप एक हेलोजन जोड़ो और यहाँ पर बेटा एक हेलोजन जोड़ो, ठीक है सर। तीसरा कैसे बनेगा? तीसरा बनेगा बेटा यहाँ से एक हेलोजन, यहाँ से एक हेलोजन, गुड। चौथा हेलोजन कैसे बनेगा बेटा? वो आपको देखना है। चौथा हेलोजन बनेगा कि मैं यहाँ पर X जोड़ दूँ और बेटा यहाँ पर एक X जोड़ दूँ। अब चेक करोगे, अब आप चेक करोगे, आप अगर बेंजीन की तरफ नज़र करोगे, आप बोलोगे ये है ऑर्थो, ये है मेटा, ये है पैरा। तो थोड़ा सा अगर मैं एनालॉजी लूँ, आप बोलोगे ये है ऑर्थो, आप बोलोगे ये है मेटा, आप बोलोगे ये है पैरा। लेकिन आप फिर से बोलोगे सर ये भी तो मेटा ही है। ना 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 बेटा, ये वो वाला मेटा नहीं है जो आप ऑलरेडी बना चुके हो। क्योंकि ऑलरेडी जो आपने ये वाला मेटा बनाया है, इसमें ये हेलोजन दोनों किसके साथ जुड़े हैं? बोरॉन के साथ। लेकिन इनऑर्गेनिक बेंजीन में अगर देखोगे ये वाला मेटा में ये दोनों किसके साथ जुड़े हुए हैं? नाइट्रोजन के साथ। तो बेटा ये दोनों अलग अलग है। तो ये दोनों मेटा अलग अलग है। इसीलिए हमने कहा इनऑर्गेनिक बेंजीन 4 प्रोडक्ट्स देता है, लेकिन बेंजीन क्या देता है? 3 ही प्रोडक्ट्स देता है। और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो बेटा इसमें है वो ये है कि बेंजीन डज नॉट गिव एडिशन प्रोडक्ट, डज नॉट गिव एडिशन प्रोडक्ट। बेंजीन डज नॉट गिव एडिशन प्रोडक्ट, बट इनऑर्गेनिक बेंजीन गिव्स, बट इनऑर्गेनिक बेंजीन gives addition product, gives addition product। लेकिन इनऑर्गेनिक बेंजीन बेटा एडिशन प्रोडक्ट दे देता है, ठीक है। क्या मतलब बेटा? देखो अगर आप करोगे ना बेंजीन इज C6H6, ठीक है बेटा। मान लो आप इसमें करवाओ रिएक्शन किसकी? HCl की, ठीक। बेंजीन आपको, अगर आप ये सोच रहे हो C6H9Cl3, आप चेक करना बेटा हुआ क्या है। असल में जो ये HCl है ना, ये HCl की तीन चीज़ें, ये सब की सब मैंने ऐड कर दी हैं बेंजीन पर। इसीलिए कार्बन पहले भी 6 थे, 6 ही हैं, हाइड्रोजन 3, तो पहले तो 6 थे, फिर आप और 3 ऐड करोगे तो वो 9 बन जाएंगे ना। तो 9 यहाँ पर लिखा और 3 क्लोरीन लिखे। ये रिएक्शन कभी नहीं होती है, बेंजीन कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। लेकिन अगर आपके पास B3N3H6 है बेटा, और आपने इसके सामने क्या लाया? 3HCl, तो बेटा आपको इजीली आंसर मिल जाएगा B3, बेटा यू विल गेट N3, बेटा यू विल गेट H9 एंड यू विल गेट Cl3। 100% बेटा ये रिएक्शन आपको हो जाएगी, ठीक। सो दीज आर द 3 मेन डिफरेंसेस बिटवीन बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक। तो बेटा यहाँ तक हमने अपने कंपाउंड्स पढ़ लिए हैं, किसके? कार्बन के, बोरॉन के, इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स, सब स्ट्रक्चर्स बेटा अब यहाँ पर आ रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में हमारे पास कौन कौन सा होगा? हमारे पास सिलिकॉन होगा,
सिलिकॉन के सिलिकेट्स विलिकेट्स, नाइट्रोजन फैमिली होगी, फॉस्फोरस होगा उसका, हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली होगी और हेलोजन फैमिली। विद दिस आई विल बी टेकिंग योर लीव। बट अभी तक बेटा जो हमने आज पढ़ा है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड नाउ यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन to get the structures of the various molecules that are going to be used not only in your coming classes but even in your 12th class में जब आप जाओगे तो वहाँ पर भी आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी इन सब स्ट्रक्चर्स को अगर आपने अच्छे से सीख लिया। ठीक, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ फील फ्री टू पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं उनका जवाब भी दूंगा। लेकिन अगर आपको क्या बोलते हैं कोई डाउट नहीं है तो प्लीज़ अपनी नोटबुक्स अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर यही आपकी हेल्प करेंगे। ठीक, सो विद दीज वर्ड्स आई विल बी टेकिंग योर लीव, कीप स्टडिंग हार्ड, इंशाल्लाह यू विल सक्सीड।